डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेडता सिटी। आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। पूर्व वीडियो में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून निर्माण से संबंधित शक्ति, व्यवस्थापिका से संबंधित शक्ति। यानी कानून निर्माण में राष्ट्रपति की या व्यवस्थापिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार है, उसे विधायी शक्ति कहा जाता है। व्यवस्थापिका के संदर्भ में राष्ट्रपति के कौन से अधिकार हैं, वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहलाती है। सबसे पहले हम आर्टिकल 79 की बात करते हैं। आर्टिकल 79 में भारत की संसद के बारे में बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसका निर्माण क्रमशः राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगा, एवं लोकसभा। यानी आर्टिकल 79 में क्या बताया है कि भारत की एक संसद होगी जिसका निर्माण क्रमशः राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। तो आर्टिकल 79 में स्पष्ट तौर पे भारत के राष्ट्रपति को क्या बताया गया है, संसद का अंग बताया गया है। राष्ट्रपति क्या है, संसद का अंग। परंतु ये बात ध्यान में रखने लायक है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, परंतु राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे संबंधित सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद के संबंध में या विधायी क्षेत्र में स्वतः ही शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना भारत की संसद अधूरी है। तो आर्टिकल 79 देख लिया हमने। अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 331 को देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा के अंदर, राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर अंगल भारतीय समुदाय, अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करता है। आर्टिकल 331 के अनुसार पहली राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यानी लोकसभा है, उस लोकसभा के अंदर यदि अंगल भारतीय समुदाय का सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आए हैं तो ऐसी स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 131 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। अब ये अंगल भारतीय समुदाय क्या होता है? देखिए, अंगल भारतीय समुदाय का मतलब है कि वो समुदाय जिसकी माता भारतीय हो और पिता यूरोपीय मूल का नागरिक हो। तो ऐसे जो समुदाय हैं उन्हें अंगल भारतीय समुदाय कहा जाता है। तो आर्टिकल 331 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो लोकसभा में 2 अंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसी तरह आर्टिकल 80 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य, और ये सदस्य कौन होते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 80 के अंदर।
तो राष्ट्रपति जो व्यक्ति भारत में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में, 4 शब्द है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इसमें सहकारिता शब्द नहीं है। सहकारिता के आधार पर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल सदस्य मनोनीत कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति है वो सहकारिता के आधार पे किसी व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर मनोनीत नहीं कर सकता। तो राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने ख्याति प्राप्त की है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और इनकी संख्या है 12। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कुल 14 सदस्य मनोनीत करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो उत्तर क्या होगा? 14। 2 तो लोकसभा के अंदर और 12 राज्यसभा के अंदर, दोनों सदनों में मिला के 14 सदस्य संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। अब हम अनुच्छेद 111 की बात करते हैं। अनुच्छेद 111 के अंदर क्या प्रावधान है विधायी शक्तियों के संबंध में? देखिए अनुच्छेद 111 विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति, हस्ताक्षर करने की शक्ति। देखिए संविधान का आर्टिकल 111 ये कहता है कि जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी साधारण विधेयक को पारित कर दिया जाता है या कानून निर्माण से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो वो विधेयक उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर न कर दे। यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। ये बात संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है। और संसद के दोनों सदन जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए विधेयक भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है। क्या लौटा सकता है? पुनः विचार हेतु लौटा सकता है राष्ट्रपति। यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। और जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो संविधान का अनुच्छेद 111 ये कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संसद को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, पुनः भेज सकता है कि आप इस विधेयक के ऊपर दोबारा विचार कीजिए, पुनर्विचार हेतु वो लौटा सकता है। ये अधिकार अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को देता है। अब देखिए जब किसी विधेयक को, अब राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 111 के संदर्भ में 2 प्रकार की विटो शक्ति करता है विधेयक के ऊपर, और वो विटो कौन सी है? एक तो निलंबनकारी विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति कौन कौन से प्राप्त है? पहली है निलंबनकारी, निषेधाधिकार, ये पहले। देखिए निलंबनकारी विशेषाधिकार का मतलब ये है कि जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। यानी पुनः विचार हेतु जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटाता है तो उसको निलंबनकारी विशेषाधिकार कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति ने विधेयक को यदि संसद को पुनः विचार हेतु लौटा दिया है, तो संसद यदि उस विधेयक को दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो जब संसद के सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो निलंबनकारी विशेषाधिकार है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। और यदि संसद के दोनों सदन उस विधेयक को पुनः पारित कर देते हैं, चाहे वो उसी रूप में पुनः पारित कर दो जिस रूप
में पहले पारित किया था, यानी यदि उस विधेयक को पुनः पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो पुनः विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का निलंबनकारी विशेषाधिकार कहलाता है। अब दूसरा राष्ट्रपति के पास है जेबी वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, या इसका दूसरा नाम है पॉकेट वीटो, पॉकेट विशेषाधिकार। अब देखिए जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या होता है। आर्टिकल 111 जो ये कहता है कि संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता और राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर शीघ्र हस्ताक्षर करे या उसे सदन को पुनः विचार हेतु लौटाए। तो आर्टिकल जो 111 है जो राष्ट्रपति को विधेयकों पे हस्ताक्षर करने का अधिकार देता है, वो यह नहीं बताता कि जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति कितनी अवधि में उस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करेगा या उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाएगा। यानी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है संविधान के अनुच्छेद 111 में कि संसद के द्वारा पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो कितने समय में राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करे या उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाए। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी राष्ट्रपति इस अनुच्छेद 111 की अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए विधेयक को न तो पुनर्विचार हेतु लौटाता है और न ही विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करता है। वो विधेयक को अपने पास ही पड़े रहना देता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। और इसका लाभ किस प्रकार मिलता है कि अनुच्छेद 111 में वो समय अवधि नहीं बताई गई है कि कितने समय में राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने हैं या कितने समय में राष्ट्रपति को विधेयक पुनः विचार हेतु लौटाना है। तो इस अस्पष्ट स्थिति का लाभ उठाते हुए राष्ट्रपति कभी कभी न तो विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करते और न ही विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाते। तो जब राष्ट्रपति विधेयक को न तो हस्ताक्षर करते और न ही पुनर्विचार हेतु लौटाते और विधेयक को अपने पास ही पड़े रहने देते हैं, तो ऐसा राष्ट्रपति का जो वीटो है वो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहलाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेबी में या अपने पॉकेट में रख लिया है। इस वीटो का, पॉकेट वीटो का भारत के संवैधानिक इतिहास में 1986 में केवल एक बार प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और कौन से विधेयक पर किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। कौन सा विधेयक था? डाकघर संशोधन विधेयक। इस विधेयक से प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो रही थी, इसलिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 के अंदर जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति ने ज्ञानी जैल सिंह जी ने न तो इसके ऊपर हस्ताक्षर किए और न ही इसे पुनः विचार हेतु लौटाया, विधेयक को अपने पास ही पड़े रहने दिया। तो ये जो इस प्रकार का वीटो है वो पॉकेट वीटो कहलाता है। अब अगला जो वीटो है वो है पूर्ण निषेधाधिकार। पूर्ण या अतियांतिक, पूर्ण या अतियांतिक निषेधाधिकार। पूर्ण या अतियांतिक निषेधाधिकार। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति कभी कभी इस वीटो शक्ति का भी प्रयोग करता है। इसका मतलब है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता। हस्ताक्षर क्या है? नहीं करता। और ये कब हो सकता है ऐसा कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर न करे? ये उस समय हो सकता है जब ऐसी सरकार के द्वारा विधेयक भेजा गया हो जो सरकार का अब पतन हो गया है। यानी जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उस समय दूसरी सरकार हो, दूसरा मंत्रिमंडल हो और
जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आता है उस समय किसी दूसरी नवीन सरकार का गठन हो जाए और नवीन मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ये सलाह दे इस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करने हैं या साइन नहीं करने हैं, या जब कोई निजी सदस्य विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो ऐसी स्थिति में भी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर न किए जाएं। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो उसे पूर्ण या अत्यांतिक निषेधाधिकार कहा जाता है। ये दो सिचुएशन में होता है, जब ऐसी सरकार के द्वारा विधेयक भेजा जाए, अब तो यानी जब किसी ऐसी सरकार द्वारा विधेयक भेजा गया हो जिसका हस्ताक्षर के समय पतन हो गया हो तथा नवीन सरकार का गठन किया गया है या नवीन सरकार का गठन हुआ है और ये जो नवीन सरकार बनी है यदि वो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। यानी जो पुरानी सरकार थी उसने विधेयक भेजा था और ऐसी स्थिति में पुरानी सरकार का पतन हो गया विधेयक पे हस्ताक्षर से पहले ही और नई सरकार का गठन हो गया तथा नई सरकार राष्ट्रपति को यह सलाह देती है कि संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर न किया जाए तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता। या दूसरी स्थिति तब होती है जब संसद के किसी निजी सदस्य के द्वारा विधेयक रखा गया और वो विधेयक यदि पारित हो जाता है और जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि विधेयक पर हस्ताक्षर न किए जाए तो ऐसा जो वीटो होता है वो पूर्ण या अत्यांतिक निषेधाधिकार कहलाता है। और एक निषेधाधिकार और होता है विशेषित निषेधाधिकार। ये भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। विशेषित निषेधाधिकार ये भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटा देता है तो यदि संसद के दोनों सदन उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करते हैं तभी वह कानून बनता है। परंतु भारत में राष्ट्रपति ने यदि विधेयक को लौटा दिया तो यदि साधारण बहुमत से भी पुनः पारित हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। यानी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए यदि 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है संसद के अंदर तो ऐसा जो विशेषाधिकार है वो विशेषाधिकार कहलाता है और ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की एक और सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति संविधान का अनुच्छेद 123। संविधान का अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जारी करने की शक्ति, देखिए अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं। अध्यादेश देखिए भारत के अंदर या संसदीय परंपरा के अंदर कानून निर्माण का जो अधिकार होता है वो किसको होता है, व्यवस्थापिका को या विधायिका को क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार होता है। विधायिका यानी संसद को कानून बनाने का संसद को या विधायिका को कानून बनाने का अधिकार होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कानून निर्माण का कार्य सामान्यतः संसद या व्यवस्थापिका करती है, परंतु जब कभी व्यवस्थापिका का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति के द्वारा कोई आदेश जारी करके कानून बनाया जाता है उस आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। यानी संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 123 से कहता है कि जब भारत की संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन न चल रहा हो या भारत की संसद के किसी एक सदन का अधिवेशन चल रहा हो और दूसरा सदन का सत्रावसान हो गया हो या सत्र में नहीं हो, यानी कहने का मतलब है कि जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो या संसद के किसी एक सदन का स्थगन कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में जब यदि तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो, तुरंत यदि किसी देश में कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करके जो कानून
कानून बनाया जाएगा उसको अध्यादेश कहा जाएगा। तो अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो उस समय। और क्यों जारी किया जाता है? यदि तत्काल रूप से किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, कानून बनाना जरूरी हो जाता है और ये लगता है कि सामान्य अधिवेशन बुला के कानून बनाने में लंबा समय निकल जाएगा और जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उनसे हम निपट नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में तात्कालिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो उस समय जो आदेश जारी किया जाता है उसको अध्यादेश कहा जाता है। और ये अध्यादेश होता है, इस अध्यादेश को जब संसद का अधिवेशन पुनः शुरू होता है, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन पुनः शुरू होता है, तो 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश मान्य होता है। संसद का अधिवेशन पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश क्या होता है? मान्य होता है। इस 6 सप्ताह के दरमियान यदि संसद इस अध्यादेश को पारित कर दे तो ये स्थायी कानून बन जाता है। और यदि इस 6 सप्ताह के दरमियान संसद पहले ही यदि इस अध्यादेश को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है, तो 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त हो सकता है। और यदि संसद इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती तो 6 सप्ताह के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के अधिकतम 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू रह सकता है, परंतु संसद को अधिकार है कि वो 6 सप्ताह से पहले भी अध्यादेश को समाप्त कर सकती है या संसद चाहे तो उस अध्यादेश को कानून का रूप प्रदान कर सकती है उसे पारित करके। और राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। तो इस प्रकार से यह अध्यादेश जारी किया जाता है। परंतु इसमें एक बात ध्यान में रखने लायक है कि संविधान संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। संशोधन के लिए संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद ही कर सकती है। तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और ये जो शक्ति है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखने लायक है कि राष्ट्रपति होता है वो संघ सूची और संवर्ती सूची के जो विषय हैं उन्हीं के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल होता है वो राज्य सूची के विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये दूसरी बात। अब देखते हैं अन्य जो हमारे केंद्र के भारत के जो राज्य हैं उनके संबंध में भी राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त है। तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको संसद के अंदर प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। जैसे कि यदि किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रों में यदि कोई बदलाव करना है, यदि आर्टिकल 3 संविधान का अनुच्छेद 3 यदि काम में लेना है जिसमें कहा गया है कि संसद है वो किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है, परंतु इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी सदन में नहीं रखा जा सकता है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में बदलाव करने वाला विधेयक संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में नहीं रखा जा सकता है। या राज्य के अंदर ऐसा कोई विधेयक राज्य की विधानसभा के अंदर नहीं रखा जा सकता जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है। यदि उच्च न्यायालय की शक्तियों पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ रहा है राज्य के विधेयक से, तो ऐसे विधेयक की भी पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। या संविधान के अनुच्छेद 307 में प्रावधान किया गया है कि राज्य एक दूसरे के साथ अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकते हैं। यदि कोई राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है तो ऐसा विधेयक राज्य की विधानसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किए जाते हैं, परंतु उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति या हस्ताक्षर लेने आवश्यक होते हैं, तो वो विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। जैसे उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने से संबंधित कोई विधेयक है
या ऐसा विधेयक राज्य विधानसभा का ऐसा विधेयक जिससे नीति निर्देशक तत्व प्रभावित हो रहे हों या देश के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जो दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय हितों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचने की संभावना है, तो ऐसे विधेयकों को कानून बनाने के लिए राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि वो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे और जब तक राष्ट्रपति उनको अनुमति